नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद हैं और जो अभी-अभी महाकुंभ में डुबकी लगाकर आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो महाकुंभ का आयोजन है, वो कैसा है, उसको कैसे हम देखें। अलग-अलग किस्म की व्याख्याएँ हैं, अलग-अलग किस्म का सरकारी प्रचार है, मीडिया का प्रचार है और साथ में जो महाकुंभ से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ भी हैं। बहुत एक एक हिसाब से इस समय पे अलग-अलग किस्म से महाकुंभ की व्याख्या हो रही है, तो खुद अभिषेक श्रीवास्तव वहाँ जाकर आए हैं, तो उन्हीं से ही जानते हैं। अभिषेक जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि हुँ, महाकुंभ की शुरुआत हुई कैसे? मतलब महाकुंभ होता क्यों है? इसकी क्या इसके पीछे मिथिहास कहिए या इतिहास कहिए, क्या है? हुँ। तो देखिए इसमें इतिहास तो धार्मिक और लोक परंपराओं में इतिहास को खोजना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। मिथिहास यानी कि मिथ्या अगर हम कहें कि अ, हाँ, मतलब उसमें ऐसा है ना कि भई अब बरसों से जो है ये एक नहाने का कार्यक्रम नदियों में चला आ रहा हम्म है ना? हमारे समाजों में ये जितने भी प्राचीन समाज हैं, हम्म उनमें नहाने को बड़ा ऑस्पिशियस काम माना जाता हैं? हम्म और जिस नदी को आप ऑस्पिशियस मानते हैं, पुण्य पवित्र मानते हैं, हम्म उसमें नहाने को और पवित्र माना जाता है। हम्म ठीक है ना? हम्म और सामूहिक नहान की जो परंपरा है, वो परंपरा प्राचीन देशों में बहुत पहले से रही है हम्म ना? मतलब इनफैक्ट जहाँ पे नदी में नहीं नहाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कुछ देशों में हम्माम की परंपरा है, हम्माम में सामूहिक नहाते हैं लोग, है हम्म ना? हम्म तो ये एक लोक परंपरा है, जहाँ नदियाँ हैं और नदियों को पावन जीवनदायी माना गया है। हम्म वहां पे नदियों में डुबकी लगाने की परंपरा है। मानते हैं कि इससे प्रायश्चित होता है, अपने पाप कटते हैं, पाप धुलते हैं, आदमी साफ हो जाता है, पुण्य मिलता है, ये मान्य है ना। हम्म अब कुंभ का मसला सिर्फ कि कुंभ का नहान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक रूप से है क्योंकि एक तो ये पूर्ण कुंभ 12 साल पे आता है, हम्म जिसको हम कुंभ या पूर्ण कुंभ कहते हैं, वो हर 12 साल पे आता है। हम्म और जो अर्ध कुंभ है वो 6 साल पे आता है। हम्म तो जब कोई आयोजन 12 साल पे हो रहा है तो वो तो निश्चित तौर पे बड़ा होगा और ज्यादा लोग पार्ट लेंगे उसमें। हाँ, हम्म कहानी इसके पीछे वो पौराणिक है। हम्म पौराणिक भी कह सकते हैं आप इसको। अगर इसका जिक्र अगर आप कुंभ का देखें, प्रयाग का देखें, तो वो तो ऋग्वेद तक जाता है, वो वैदिक जिक्र है। हाँ, हम्म लेकिन कहानी आप मिथिकल कह सकते हैं, पौराणिक कह सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें जहर निकला और अमृत निकला, दुनिया भर की चीजें निकली। हम्म तो अमृत को लेके मार हुई देवताओं और राक्षसों में कि कौन अमृत पिएगा, क्योंकि अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। तो देवताओं ने जो है अमृत को बचा लिया राक्षसों से। हम्म तो उसमें वो भागम भाग में वो अमृत 4 जगह गिर गया हम्म है। तो जहां जहां 4 जगह गिरा, तो वो अमृत क्या हुआ कि देवताओं के उस डोमेन से लोक के डोमेन में आ गया, है ना। हम्म हम्म नहीं तो देवताओं तक ही रह जाता, लेकिन 4 जगह गिर गया। तो जहां 4 जगह गिरा, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, है हम्म आपका, उज्जैन हो गया, है। हम्म तो ये 4 जगहें थी जहां पे गिरा। और इन 4 जगहों को मिलने लोगों में इस कहानी के माध्यम से। अब ये कहानी कहाँ से आई, कैसे चली? तो धार्मिक कहानियां चलती हैं और वो समाज का हिस्सा बन जाती हैं। हर समाज में ये होता है। हाँ? हम्म इस तरह से ही इन 4 जगहों पे बदल बदल के हर 12 साल पे कुंभ लगने लगा। हर 6 साल पे अर्ध कुंभ लगने लगा और लोग नहाने लगे। और निश्चित तौर पे वो नहाने की परंपरा बहुत पुरानी है, क्योंकि उसका जिक्र बहुत सी जगहों पे है। बौद्ध बौद्ध टेक्स्ट में है, ऋग्वेद में है। चीन के जो यात्री बहुत प्राचीन थे, हुएन सांग, उन्होंने जिक्र किया है। हाँ? हम्म हम्म तो पुरानी परंपरा है, ये मामला है। जी। तो आप हम्म खुद कुंभ में गए, महाकुंभ में गए हम्म और हम तो जैसे हमारे जैसे लोग तो सिर्फ
अखबारों में देख रहे हैं कि हम्म। पहले दिन जो माघी का दिन था जिसको मकर हम्म। संक्रांति बोलते हैं, हम्म। उस दिन 1 करोड़ 47 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, कोई 2 करोड़ कह रहा है, कहीं हम्म। छपा है कि पूरे महाकुंभ में 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। बहुत सारी हम्म। खबरें हैं, और भव्य और दिव्य, ये दो दो शब्द भी आपने हम्म। लगातार इस्तेमाल किए हैं। लोग इसको भव्य बता रहे हैं, दिव्यता नहीं की। नहीं, ये सरकार का नारा है, सरकारी नारा। हम्म। जब 2019 का अर्ध कुंभ हुआ था, हम्म। तो ये जान लीजिए भव्य दिव्य कहाँ से आया। हम्म। 2019 का जो अर्ध कुंभ हुआ, हम्म। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नारा गढ़ा, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। हम्म। ठीक है। तो ये सरकारी टैगलाइन है, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। हम्म। इस बार पूर्ण कुंभ में उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है, डिजिटल कुंभ। हम्म। है ना। तो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ, ये इस बार के कुंभ का नारा है। तो हम्म। ये सरकार का नारा है, सरकार की टैगलाइन है, जो आपको हर बोर्ड पे, हर विज्ञापन में, हर जगह मिलेगी। हम्म। मैंने केवल इतना बताने की कोशिश की है कि जो भव्य है वो जरूरी नहीं कि दिव्य हो। हम्म। है ना। भव्य है, निश्चित तौर पे भव्य है। और कुंभ हमेशा से भव्य रहा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी ने भव्य बना दिया उसको। हम्म। जो चीज इतने लंबे समय पे आ रही है और करोड़ों लोग नहा रहे हैं, वो तो भव्य होगा ही होगा। है ना? बिल्कुल। दिव्यता है कि नहीं, ये जांचने वाली बात है। तो आप खुद नहा कर आए हैं, खुद वहां जाकर आए हैं, तो क्या आपको दिव्यता दिखी? दिव्यता दिखी तो किन लोगों में आपको वह दिव्यता दिखी? किन लोगों को दिव्यता का एहसास हो रहा है? और भव्यता का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि भव्य तो है बहुत सारी चीजें, हाँ। और भव्यता के साथ साथ कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर भी आप नजर दौड़ाइएगा, क्योंकि हम तो डिजिटल, आपने कहा, तो हम तो हम्म। डिजिटल कुंभ के नहाने वाले लोग हैं। डिजिटल हम्म। कुंभ में तो खूब बड़े बड़े डोम, खूब हाँ। ड्रोन से फुटेज, बड़े, हाँ। हाँ, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो ये तीनों चीजें अगर आप बता पाएं। भाई देखिए, दिव्यता तो सब्जेक्टिव मसला है। हम्म। हाँ। हम्म। आपको कोई चीज दिव्य अगर एहसास हो रही है, तो वो तो जैसे गूंगे का गुड़ होता है ना, हम्म। कि मीठा लगा लेकिन गूंगे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मीठा है। हम्म। तो जो धर्म का जो अध्यात्म वाला पार्ट होता है, जहाँ पे रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है किसी को, है, हम्म। कुछ भी एहसास होता है, सुखद एहसास हो सकता है, बुरा एहसास हो सकता है, कोई चीज भगवान जैसा लग सकती है, कोई दिव्य लग सकती है, हम्म। चमत्कारिक लग सकती है। तो वो तो सब्जेक्टिव एहसास का मसला है, किसी को होता है तो हो सकता है, नहीं हम्म। होता है नहीं होता है। ठीक है। सामूहिक दिव्यता नाम की कोई चीज नहीं होती है, सामूहिक एहसास नहीं होता है। हम्म, हम्म। ठीक है। अब तो ये अध्यात्म का मसला है। हम्म। अध्यात्म से हटके जब हम देखते हैं एक आयोजन के तौर पे, हाँ, हम्म। तो कुंभ मोर और लेस जो है वो एक ऑर्गेनिक किस्म का आयोजन रहा है। हम्म। ऑर्गेनिक का मतलब अपने आप होने वाला आयोजन, जिसमें बाहरी व्यवस्था, बाहरी हस्तक्षेप बहुत कम रहा, हम्म। हमेशा से। है हम्म। ना। मतलब इनफैक्ट पहली बार जब नेहरू जी, आजादी के बाद नेहरू जी के टाइम जब बाहरी व्यवस्था की गई और हस्तक्षेप किया गया, तो भगदड़ मच गई। हम्म। बरसों से कुंभ में भगदड़ मचने की कोई बात नहीं थी, लेकिन पहली बार नेहरू जी ने जब उसमें हस्तक्षेप किया और नहाने आए, हैं, हम्म। हम्म। तो भगदड़ मच गई। जिसके बाद से प्रोटोकॉल हो गया कि कभी प्रधानमंत्री नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। तो हुआ ये है दरअसल कि जैसे जैसे सरकार किसी लोक आयोजन को, लोक परंपरा को कोऑप्ट करते जाती है, हम्म। अपना बनाते जाती है या टेम करते जाती है, वैसे वैसे उस लोक परंपरा में से वो ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है, जो उसकी अपनी गति होती है, वो खत्म होती जाती है। हम्म। ठीक है ना। जी। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई बनारस के गंगा घाट पे लोगों को आके दिव्य अनुभूति होती जी। है, भीड़ देख के, आरती देख के, ये वो। तो जो इमेजरी होती है, जो ऊर्जा होती है, जो रोशनी होती है, वो चीजें तो दिव्यता का एहसास कराती ही होंगी, निश्चित तौर पे। हम्म। लेकिन उसको टेम कर लिया जाए, उसको एक डिजाइन दे दिया जाए, स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाए, तो उसके भीतर से वो जो सब्जेक्टिव एलिमेंट पैदा करने वाला तत्व होता है, वो गायब हो जाता है।
जी। है ना। तो धीरे धीरे समय के साथ सारे धार्मिक आयोजनों के साथ यही हुआ है कि जैसे जैसे स्टेट ने, सरकारों ने धार्मिक आयोजनों में दखल देना चालू किया है, उनको अपना बतला के, अपने द्वारा मैनेज्ड बतला के नंबर स्कोर करना चालू किया है, हुँ। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 6 करोड़, 40 करोड़, जी। तो उसकी ऑर्गेनिक गति गायब होती गई है। फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो पहले सरकार का भेजा हुआ कम्युनिकेशन आ रहा है। एहसास हमें बाद में हो ना हो इसकी गारंटी नहीं जी। है ना। इतना कुछ इनपुट पहले ही भर दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन भर दी जा रही है कि डायरेक्ट जो फर्स्ट हैंड अनुभव लेना होता है वो हम नहीं ले पा रहे हैं, जी। या ले रहे हैं तो उस इनपुट के प्रभाव में ले रहे हैं। हुँ। आप देखिए ज्यादातर शहरी लोग दिल्ली, बंबई, यहाँ वहां से, जो महानगरों से अर्बन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जा रहा है कुंभ में, हुँ। या जो लोग अयोध्या चले जाते हैं, या जो लोग बनारस चले जाते हैं, उज्जैन चले जा रहे हैं 2 साल से, ये सब लोग ज्यादातर विज्ञापनों के प्रभाव में जा रहे हैं। जी। जितना इनपुट सरकार की तरफ से आ रहा है, रील्स से लेके, वीडियो से लेके, अखबार से लेके, सब जगह वो दिव्यता को स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखाया गया, तो वो जा रहे हैं। और फिर वो जाके वहां पे भीड़ भरी सड़कों पे फंस जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नदी के गंदे पानी में नहा रहे हैं, और वहां का स्ट्रीट फूड खा के बीमार होके लौट आ रहे हैं। जी। ठीक है। दिक्कत यह है कि ये बात बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोले कौन है। हुँ। जिस तरह से दिव्यता को बोला नहीं जा सकता, उसी तरीके से दिव्य स्थान पर महसूस की बुरी चीज को भी बोला नहीं जा सकता। लोग लोक लाज में नहीं बोलते हैं। जी। ठीक है ना। इसीलिए वो न दिव्यता वाली अनुभूति बाहर आ पाती है, वो तो स्वाभाविक है, और न ही जो बुरे अनुभव होते हैं वो बाहर आ पाते हैं। हुँ। और सरकार का प्रचार तंत्र जो है वो कायम रहता हुँ। है ना। तो अब की जो है ये कुंभ, मुझे लगता है कि पिछले तमाम ऐसे आयोजनों से कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, कहीं ज्यादा डिजाइन्ड, कॉरपोरेट हस्तक्षेप लिए हुए, बाकायदे एक प्रोजेक्ट की तरह मैनेज्ड कुंभ है। ये ऑर्गेनिक जनता का उत्सव नहीं है। इसको प्रोजेक्ट बना के बाकायदे एक एजेंसी को दिया गया है, उस एजेंसी की पूरी फौज वहां पर है, जो कमांड कंट्रोल सेंटर से काम कर रही है। जी। इस पर काम हुआ है 1 साल नाम नाम लगातार। क्या है उस एजेंसी का? मुझे पता चला है कि अर्नस्ट एंड यंग है। अर्नस्ट एंड यंग पहले से भी करती रही है ये काम। हुँ। हालांकि अर्नस्ट एंड यंग कभी प्रचार नहीं करती है, हुँ। लेकिन आप अर्नस्ट एंड यंग प्लस कुंभ लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो E&Y के साइट पे हुँ। कुंभ के बारे में बहुत लंबा चौड़ा एक पीस है ना। हुँ। तो ऑब्वियसली कोई भी इतनी बड़ी एजेंसी जो प्रोजेक्ट मैनेज करती है, जी। वो किसी आयोजन के बारे में अनावश्यक का तो लेख लिखेगी नहीं। ठीक है। जी। बाकी वहां पे, मतलब मैं मिला हूँ वहाँ अर्नस्ट एंड यंग के लोगों से, KPMG के लोगों से मैं जान रहा हूँ, इसलिए हुँ। बहुत लोग जानते होंगे। हुँ। 2019 का अर्थ कुंभ भी अर्नस्ट एंड यंग ने मैनेज किया था। 2013 का उज्जैन का, उज्जैन या नासिक कहाँ हुआ था, उसका भी, उसमें भी अर्नस्ट एंड यंग का हाथ था, है ना। तो अब जी। जिस एजेंसी को जो अनुभव हो जाता है उसे काम मिलता रहता है। तो कॉर्पोरेट बेसिकली लोगों को दिव्य अनुभव करवाने के लिए मैदान में है, जैसा कि आपने ज़िक्र किया था हाँ एक हाँ, अरे जगह पे एक एक कि एक एक लाख पर नाइट के कमरे हैं, हाँ। और कमरों का नाम है मोक्ष नाइट्स। है, अरे हाँ। अद्भुत मजाक है भाई, मोक्ष नाइट्स। और हुँ। ये मोक्ष नाइट्स, मोक्ष रूम जो है, इनमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको कुंभ जाने की जरूरत ही न पड़े, कमरे में ही आपको स्वर्ग मिल जाए, हुँ। 1 लाख पर नाइट बिता के, है ना। हुँ। तो ऐसा नहीं है। जब होता ये है ना कि जब अध्यात्म को धर्म में से माइनस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना, हुँ। तो केवल कर्मकांड बचता है। हुँ। धर्म के 2 पार्ट मेजर है ना, एक कर्मकांड और एक अध्यात्म हुँ। है। कर्मकांड की अपनी महत्ता है, हुँ। अध्यात्म की अपनी महत्ता है। हुँ। अध्यात्म बेचारा गूंगे का गुड़ है, हाँ, वो महसूस होने वाली चीज है। कर्मकांड दिखने वाली चीज है, करने वाली चीज है।
तो जब आपने अध्यात्म को निकाल दिया, जो ओरिजिनल अध्यात्म था, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक था, जी। है? और पूरे डिजाइन में उसको लपेट दिया, कर्मकांडों में लपेट दिया, बहुत संगठित तरीके से, तो फिर आपको वो डिविनिटी, वो दिव्यता को मैन्युफैक्चर करने की मजबूरी आ गई। जी। आप दिव्यता को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो सारी भव्यता आपकी धरी रह जाएगी, है? हम्म। तो भव्यता इस तरह से डिजाइन करो कि दिव्यता मैन्युफैक्चर होती दिखे, है? हम्म। तो आदमी पेशाब करने भी जाए तो वहां पे जो है उसे अगरबत्ती की खुशबू आए, है? जी। ये यही तो भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज का और क्या काम होता है? यही काम होता है। डिजाइन एजेंसी का क्या काम, क्या होता है? यही काम होता है? कि हर चीज को ऐसा बना दो, इस रंग में रंग दो, सारे घरों को भगवा बना दो, है? भाई वहां अयोध्या में क्या किया? पूरी पूरी सड़क जो है, सारे मकान एक रंग में रंग दिए। बनारस में क्या किया? सारी दुकानों को एक रंग में रंग दिया, है? तो आपके ऊपर कलर्स, रोशनी, चित्रकारी और आवाज, इन सब के सामूहिक हमले से एक अजीब किस्म की चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है, और जो आपको महसूस हो रहा है, बताया जा रहा है कि यही दिव्यता है, यही डिविनिटी तो क्या है ना? आप जैसे आपने कहा कि पुताई चल रही है एक ही रंग की, चाहे वो हाँ, अयोध्या हो, बनारस हो, और हाँ, अब हाँ। कुंभ में भी आप जो प्रोजेक्ट बनाकर जिस हिसाब से हम्म। कारपोरेट और सरकार ने एक पुताई चालू हाँ। की है, क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ा प्रोजेक्ट भगवाकरण, ये भगवाकरण की पुताई है, और इससे इसमें कहीं ना कहीं जो एक रूपता है हम्म। उसकी भगवा होने की, और जितने भी अलग अलग गुलदस्ते अलग अलग रंग हैं भारत के हम्म। या हम्म। इस उपमहाद्वीप के, उनको ख़त्म करने के और एक रूपता परोस देने की उस भगवा रंग की, वो एक पूरी कार्रवाई है। तो देखिए, भगवाकरण कहना मैं अवॉइड करता हूँ, मैं भगवाकरण कभी नहीं कहता हूँ, है ना? हम्म। अब इसकी वजह है, भगवाकरण कहने का मतलब कि मैं भगवा रंग को, सैफरन रंग को फिर अदर मान रहा हूँ, पराया मान रहा हूँ। हम्म। सारे रंग अपने हैं भाई, हैं? हम्म। सारे रंग अपने हैं, हम सारे रंगों के हैं। भगवा भी अपना है, सैफरन भी अपना है। हम क्यों फोकट में किसी और को दे दें और दुश्मन बना लें उसको, है? जी। कोई हमसे हमारा कोई एक रंग छीन ले और हम भी उसको जो है रीइंफोर्स करें कि अरे भगवा भगवा उनका है और फलाना रंग हमारा है? तो हम्म। रंगों में तो हमें बंटवारा नहीं करना चाहिए, भगवा भी हमारा है, जी। सारे रंग हमारे हैं। प्रॉब्लम यह है कि रंगों के आधार पे जो स्टीरियोटाइपिंग हो गई है कि पर भगवा इनका है, हरा इनका है, लाल इनका है? एक रूपता की तो आप बात से नहीं मना करेंगे कि एक एक। रूपता तो किसी भी रंग का नहीं होना चाहिए ना। हम्म। एक रूपता तो हमेशा, भाई इतना बड़ा कल्चर है, मल्टी कल्चरल देश है? हम्म। जहाँ पे कहते हैं कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस पे बानी, है? हम्म। तो जहाँ पानी बानी लगातार बदल रहा है, जहाँ पे रंग बदल रहा है, कपड़ा बदल रहा है, वहां पे एक रूपता तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है? हम्म। और कोई अगर एक रूप बनाना चाहे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम्म। वो बना नहीं सकता। कोशिश कर सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, जबरदस्ती कर सकता है, आप सारे मकानों को रंगवा सकते हो एक रंग से, है? हम्म। लेकिन उससे मकान के भीतर रहने वालों के अलग अलग रंगों को तो आप नहीं बदल दोगे ना, हम्म। है? तो जी। ये जो इम्पोज की जा रही एक रूपता है, ये चाहे सैफरन रंग की हो, चाहे ये नीले रंग की हो, है? नीले रंग की मैंने देखी है एक रूपता, जी। कलकत्ता में जब ममता बनर्जी पहली बार आई थी तो सारे फ्लाईओवर नीले रंग के रंगवा दिए थे उन्होंने। जी। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी आई तो सब कुछ नीला था, जी। है? होता है ना भाई, रंग रंग तो सबके अपने अपने इकट्ठा इन लोगों ने कर लिए हैं। हम्म। तो केवल भगवाकरण ही नहीं, नीलाकरण, हराकरण, कोई भी रंग, इसकी एक रूपता ठीक नहीं है। क्योंकि अभी सत्ता में वो लोग हैं जिनको हम भगवे रंग से पहचानते हैं? हम्म। या वो चाहते हैं कि हम पहचाने, तो इसलिए ये उनके रंग में चीजें रंगी जा रही हैं। लेकिन जो मैंने लिखा है, अच्छा आदमी जो मैंने कहा है, हम्म। जो एक गांव का सामान्य आदमी है, जो टिकट कटा के चला आ रहा है, जाके नहा रहा है और लौट जा रहा है,
है। हम्म। हम्म। और वो उस पूरे प्रचार के तंत्र में नहीं फंस रहा है, वहां से वो 50 रुपए की चाय नहीं खरीद रहा है। जी। वो अपने साथ लाया चना चबेना खा रहा है, गंगा जल पी रहा है, निकल रहा है। उस आदमी को तो आप नहीं जीत पाए ना अपनी भव्यता से, हम्म। अपने एक रूपता से तो आप उसको नहीं जीत पाए, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका, है। जी। क्योंकि वो आदमी अपने आस्था से ड्रिवन होके काम कर रहा है, उसकी आस्था है, पीढ़ियों से चली आ रही है। वो आया, उसको लगा कि हाँ उसने गंदे पानी में डुबकी मार ली, उसको पुण्य मिल गया। अब उसका आप क्या कर सकते हैं? आएगा, नहाएगा, चला जाएगा, अछूता रह के पूरी भव्यता से। हाँ जी सर, मैं बस एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे हाँ। आपने इसमें एक तो उस गांव के आदमी का जिक्र किया जिसमें आपने बताया हम्म। कि वो आया ट्रेन की टिकट का और उसको 50 रुपए की चाय, या फिर वो जो पूरा बाजार है कुंभ के इर्द गिर्द खड़ा किया हाँ। हुआ कंपनियों के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, सरकार हम्म। द्वारा, उसमें वो नहीं फंसा। उसने हम्म। अपना स्नान किया और वो चला गया। हम्म। लेकिन अ, ये भी तो देखिए कि वहाँ पर उस आदमी को फ्री में देने के लिए अडानी साहब का लंगर तो है। तो वहाँ पर हाँ कॉरपोरेट जो ठीक है। पूरी देश को लूट रहा है, वहाँ पे हम्म। संत महात्मा बन के फ्री में खाना भी तो खिलाने की और लंगर देने की तो बात कह रहा है। हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2-4 करोड़ लोग जो है अडानी के लंगर में खाना खा ही लिए एक महीने में, तो कौन सा एहसान लग गया है? हम्म। कोई एहसान तो नहीं लदा ना। जी। इस देश में धर्म हमेशा से व्यापारियों और राजाओं के आश्रय पे रहा है। जी। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। धर्म और धार्मिक आयोजन हम्म। कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, वो राज्याश्रय पे रहे हैं। राजाओं राजाओं ने मंदिरों को जमीनें दान दी हैं भाई, हैं। हम्म। मिडिल एजेस में बकायदे राजा मंदिरों को जमीनें दान देते थे, और वो एक समझौता होता था धार्मिक सत्ता में और राज सत्ता में कि दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, हम्म। है ना। एक दूसरे किस्म का सेकुलरिज्म था यहाँ पे, हाँ। ये वेस्टर्न वाला नहीं था। हम्म। ठीक है। तो हमेशा से यहाँ पे राज्याश्रय में ही रहा है, कोई नई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार या कोई सरकार है। बस वो जिस तरीके से कर रही है, वो तरीके, वो डिजाइन, वो कॉरपोरेट की पूंजी, नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉब्लम वहां है। दूसरी बात कि जो व्यापारी रहे हैं, तमाम शहरों में आपने देखा है, गर्मियों में प्याऊ लगाने से लेके, चिड़ियों को दाना खिलाने से लेके, हम्म। और माता के जगराते, भंडारे और ये सब व्यापारी ही करते हैं ना। हम्म। गरीब आदमी इसी से जी जाता है, भूखमरी से मौतें नहीं होती हैं। हम्म। भारत में जहाँ पे स्टेट ने वेलफेयरिज्म छोड़ दिया है, कल्याणकारी राज्य गायब हो चुका है करीब पिछले 20 साल से। हम्म। हाँ। अडानी की एंट्री भले ही बहुत इनडायरेक्ट वे में भंडारे में हुई है, कुंभ में। हम्म। हो सकता है कल को अडानी ही पूरे कुंभ का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लें, हम्म। ठीक है ना। हम्म। लेकिन हमारी हमारे काम की बात इतनी सी है कि चलो इसी बहाने कम से कम 2-4 लाख लोगों को जो है कुछ खाना खाने को तो मिल रहा है। हम्म। 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 तो इसको इस कंटिन्यूटी में भी देखिए कि इस देश में व्यापारी हमेशा धर्म को प्रश्रय देता रहा है, भंडारे लगाता रहा है, ये कोई नई परिघटना नहीं है। हाँ। हम्म। नया क्या है? नया इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स के मदद से, मैनेजमेंट एजेंसियों की मदद से डिजाइन को खड़ा करके प्रचार करना नई बात है। तो हाँ। आपको नहीं लगता कि जैसे जिस हिसाब से रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और ये अखाड़े वाले लोग और पत्रकार, और जिस हिसाब से वो आईआईटी वाले बाबा, ये सब चीज़ें घट रही हैं, तो आपको नहीं हम्म। लगता कि सब चीज़ें वहाँ पर ठीक नहीं हैं? नहीं नहीं, इसमें इसमें भाई ठीक और बेठीक का मसला है नहीं। हम्म। देखिए, धर्म में जो है वो अपने आप फिल्टरिंग हो जाती है। उसमें क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है, जी। उसकी फिल्टरिंग अपने आप हो जाती है, लोग कर लेते हैं। जी। साफ दिखता है कौन असली है कौन नकली है। जी। हाँ। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि कितनी भी भव्यता आप अपना लो, आप हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दो, हम्म। लेकिन आप वो दिव्यता पैदा नहीं कर सकते जो दिव्यता अपने आप आती है। हम्म। हैं?
तो ये करने दीजिए, इनको दिव्यता मैन्युफैक्चर करने दीजिए। आप कंसेंट तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, दिव्यता मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, है ना। हम्म। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं टेम करने का पूरा काम, इनका ये इनका ये पूरा इनका पॉलिटिक्स ही है, धर्म की पॉलिटिक्स पे ही भाजपा की सत्ता टिकी हुई है। तो ये काम करेंगे, लेकिन इससे हमें लगता नहीं है कि लोक पर्व या लोक स्पिरिट का बहुत कोई नुकसान होने वाला है। हम्म। हाँ, लोक स्पिरिट तो बनी रहेगी, इतना बड़ा देश है, पहले भी करोड़ों लोग नहाते थे, आज भी करोड़ों लोग नहा रहे हैं। हाँ? एक एक नदी जो एक हिसाब से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत हम्म, प्रदूषित है, और उसके प्रदूषण से लड़ते लड़ते एक अग्रवाल साहब होते थे, वो पूरे हो गए हाँ भूख हाँ, हड़ताल। बहुत लोग मर गए भाई। हाँ। अग्रवाल साहब ही क्यों, मतलब कितने हाँ। स्वामी जो है पिछले 10 साल में जान दे दिए, 15 साल में। हाँ। हैं? कितने बाबा लोग। अब वही वही बात है ना कि नदी को साफ करना प्रायोरिटी नहीं है। नदी की सफाई के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इन्होंने गंगा के नाम पे फूंक दिए, हम्म। और उसके किनारे अब जो है तमाम आयोजन करके और गंदा कर रहे हैं उसको। कुछ दिन में गंगा जो है यमुना जैसी हो जाएगी, दिल्ली वाले जहाँ पे झाग झाग होता है? हम्म। उसके बाद कुछ दिन बाद नदी लुप्त हो जाएगी। हम्म। है? तो करते रहिए आप कुंभ। है? आपको नहीं लगता कि जैसे सिर्फ स्नान करना नदी में उतने हम्म भर से नदी गंदी नहीं होती, लेकिन उसमें जब वो प्लास्टिक की थैलियाँ तैरती हैं, आपका कूड़ा कचड़ा तैरता है, हम्म और जो मार्केट की बनाई हम्म हुई चीज़ें हम्म तैरती हैं, हम्म और वो जब सड़ती हैं, हम्म और जो नदी की जो एक नदी के अंदर जो जीवन होता है, उसमें मछलियों से हम्म लेकर तमाम दूसरे हम्म इंसेक्ट, वो सब उनको खा पी कर उस गंध को, और हम्म वो जो नदी का जीवन होता है वो हम्म। मरता है। तो ऐसे फिर एक पूरी नदी मरती है, आपको नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखिए, ऐसा है कि आदमी का जो नदी के साथ जो रिश्ता रहा है ना, जी। हाँ, हमेशा से वो बहुत सिम्बियोटिक रिश्ता रहा है, जिसमें नदी भी अपने को साफ करती है, आदमी भी नदी को साफ रखता रहा है। हैं? तो जो ये मार्केट प्रायोजित, मार्केट्स का, हाँ। सरकार का, ये सारा ये चल रहा है, एक 1 लाख रुपए का कमरा मोक्ष हम्म का, और उसमें 50 रुपए की चाय, और हम्म हज़ारों रुपए का खाना, और हम्म तमाम तरीके के महंगे गुलदस्ते, और ये सब जो चल रहा है, ये हम्म आपको नहीं लगता कि इसके ये ऐसा, इसका जो नेचुरल तरीका था, जो हम्म ऑर्गेनिक तरीका था, लोग आते थे, नहाते थे, चले जाते थे, और अब ये जो पूरा प्रायोजित किस्म का जो मामला है, हम्म। आपको नहीं लगता कि ये एक संगठित अपराध जैसा हो रहा है एक नदी के खिलाफ? निश्चित तौर पे ये कोई कहने की बात है, पूरी भाई पूरी धरती के साथ अपराधी तो हो रहा है, नदी के साथ हो रहा है, जमीन के साथ हो रहा है, हवा के साथ हो रहा है। हैं? लोगों के साथ अपराध हो रहा है, लोगों की, सामान्य लोगों की आस्था के साथ अपराध हो रहा है। स्टेट और क्या करता है, स्टेट जब अपना हाथ डालता है किसी चीज में तो वो अपराध ही करता है ना। भाई, समय का चक्का अपने गति से चल रहा है, आपने उसमें अपना हाथ अड़ा दिया है, तो हाथ आप जब अड़ाएंगे तो निश्चित तौर पे समय का चक्का जो है वो पलटेगा। है? पूरी धरती देखिए, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है पूरी दुनिया में कि जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हमारे सामने खड़ा है, इकोलॉजिकल डिजास्टर को मनुष्य के दखल से कैसे रोके। पूरा लॉस एंजलिस जो है चपेट में आ गया। जी। अब उससे भी अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या किया जा सकता है? हैं? जी। भाई वहां वहां आप सोचिए कि जंग जो जो खेती का तरीका था, जी। कि जंगलों को जो है सीढ़ीदार तरीके से नहीं बढ़ने देते थे, वो रुक रुक के खेती करते थे, जिससे कि जो है जंगल इतने बड़े नहीं होते थे कि आग उस तरह से लगे। लेकिन जिन लोगों ने बंगले बनाए वहां लॉस एंजलिस में, हॉलीवुड वालों ने, वो अपना जो है पूरा प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए उन्होंने जंगलों को बढ़ने दिया, और खेती करने वाले जी। हैं, तो मूलवासी लोग वहां से चले गए, खेती नहीं कर पाए, ये जंगल का मनोरम मजा ले रहे थे। तो सीढ़ीदार जंगल जब बन गए,
और एक बार आग लग गई तो उस आग को नहीं, वो वहां जो मूलवासी लोग थे जी। वो करते थे, तो उसके कारण जंगल इतने नहीं उगते थे कि सीढ़ीदार स्थिति बने जंगलों की और आग ऊपर उठे। जी। आग सीमित तौर पे लगती थी, है ना। जी। लेकिन हॉलीवुड के लोगों ने जो बंगले बनाए, उन्होंने सुंदरता के लिए, अपने आसपास जंगल रखने के लिए वो खेती को बाधित किया, जी। मूलवासियों को वहां से निकाल दिया। जी। तो ऐसा अनियंत्रित फॉरेस्ट वहां बढ़ गया कि आग लगी तो सब खाक हो गया। जी। हाँ? तो एक सामान्य खेतीहर आदमी जो खेती करता था और धरती पे जंगल पे आग लगने से बचाए रखता था, जी। उसके बीच के रिश्ते में इन्होंने हस्तक्षेप किया ना। जी। वही है कि जो मछुआरा है, जो मल्लाह है और जो नदी है, जी। इसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया, सरकार आई। जी। सरकार ने मछुआरों को भगाया, मल्लाहों को खदेड़ा, और वहां पे जो है नदी के सामने बहुत बड़ा जो है अपना एक डिजाइन तैयार कर दिया। हाँ? जी। अब नदी का स्वभाव न सरकार को पता है, न सरकार को नदी जानती है। हाँ? जी। तो नतीजा होता है कि हर साल हिमाचल में बाढ़ आ रही है, राजस्थान में कहीं कहीं पानी का सोता फूट जा रहा है रेगिस्तान में, है, उत्तराखंड तबाह हो रहा है। तो आप जब आदमी और प्रकृति के रिश्ते के बीच में तीसरा कोई एलिमेंट डालेंगे, पैसा डालेंगे, प्रॉफिट डालेंगे, जी। प्रचार डालेंगे। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा अभिषेक जी, कि जो घड़ा लेकर देवता गए, देवता जो इंद्र के पुत्र थे वो लेकर भागे थे देवताओं के लिए अमृत, तो आपको नहीं लगता कि जो अमृत का घड़ा है वो असुरों के हाथ लग गया है? जो अमृत छल का था उसको अब असुर। हेलो। हाँ, मुझे तो भाई देखिए ऐसा लगता है ना कि वो कहानी गलत सुनाई गई थी हमें। जी। वो घड़ा तभी असुरों के हाथ लग गया था और वो असुर अमर हो गए। हैं? जी। आप बताइए, आसपास कहीं देवता दिखाई देते हैं आपको? नहीं। हाँ? हर जगह तो असुर ही दिखाई देते हैं ना, जी। जो धरती को निगलने पे आमादा है, नदी को, जंगल को, जमीन को खत्म किए जा रहे हैं जी। केवल अपने मुनाफे के लिए। हैं? जी। तो ये तो आसुरी प्रवृत्ति है ना कि लगातार अपनी जीभ को बढ़ाते जाओ, लालच को बढ़ाते जाओ और पूरी धरती को निगल जाओ। है? जी। तो ऐसा लगता है कि उस समय जो कहानी सुनाई गई वो कहानी ही गड़बड़ थी। वो जो निकला था समुद्र मंथन से अमृत, वो असुर ही पी गए थे, जी। देवता जाने कहाँ मर खप गए। जी। हैं? सामने दिखाई तो यही देता है, बाकी कहानी जो हो। जी। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने हमें ये एहसास करवाया कि दरअसल अमृत वाला घड़ा असुरों के हाथ लग गया था और अब वही असुर नदी को, जंगल को, पहाड़ को निगल जाने के लिए आमादा है। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया।